चलिए 76 के आज हम डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और इसमें आपके जो डिस्कशन होंगे आज मात्र अप्रॉक्स में 45 से 50 क्वेश्चन ही होगा क्योंकि आगे करंट अफेयर्स आ जाएगा। ठीक है, तो 76वां नंबर प्रश्न देखिए, माइक बंद कर लीजिए। बिहार में 1937 में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति की नियुक्ति की गई थी? ये कई बार प्रश्न पूछा गया। इस श्रम जांच समिति की बात करेंगे, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखें, राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, इंग्लिश क्वेश्चन ग्रुप में डाली हुई है, जिनको इंग्लिश बेसिक इंग्लिश हिंदी समझने में दिक्कत है तो वो क्वेश्चन देख लीजिए, ग्रुप में डाली हुई। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, श्रम जांच समिति की बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे, इनके अध्यक्ष थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते हैं निम्नलिखित में से किस वरिष्ठ बैरिस्टर और राष्ट्रवादी नेता को वर्ष 1912 में कलकत्ता हाई कोर्ट का प्रथम बिहारी जज नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा, अच्छा देख लिए। ठीक है, क्या नाम था उनका? बताइए। तो नेता का नाम था हसन इमाम। ठीक है, क्या नाम था? हसन इमाम। हाँ, ये हसन इमाम जो थे कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रथम बिहारी जज नियुक्त किए गए थे। और कब नियुक्त किए गए थे क्या बताएंगे हसन इमाम साहब? 1912 1912 1912 में। में। ठीक है, 12 हाँ, में। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे ध्यान में। चलिए इसके सोल्यूशन के ऊपर जरा बात कर लेते हैं। ठीक है, माइक बंद कर लीजिए। वरिष्ठ बैरिस्टर और राष्ट्रवादी नेता, माइक बंद कीजिए। ठीक है, इको होने लगता है। हसन इमाम कि वर्ष 1912 में कलकत्ता उच्च न्यायालय का पहला बिहारी न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। वर्ष 1921 में बिहार और उड़ीसा विधान परिषद के पहले उपाध्यक्ष भी चुने गए थे। तो बिहार और उड़ीसा विधान परिषद के पहला उपाध्यक्ष भी यही थे। ठीक है, राष्ट्र संघ में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के मतलब ये सदस्य भी बने थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रमंडल में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य भी बने थे। बाद में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे हसन इमाम। हसन इमाम के बड़े भाई और प्रसिद्ध बैरिस्टर अली इमाम राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सदस्य भी थे। अली इमाम जो थे इनके बड़े भाई थे। ठीक है, प्रसिद्ध न्यायविद अली इमाम वर्ष 1908 में भारत सरकार के अस्थायी कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया। वे इतने बड़े पद पर पहुंचने वाले पहले बिहारी थे। ठीक है, तो भारत सरकार के अस्थायी कानूनी सलाहकार मतलब जस्ट लाइक अटॉर्नी जनरल टाइप का पोस्ट हो गया ना, तो अली इमाम इस पद पे काम किए थे। ठीक है, 1917 में उन्हें पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और 1919 में हैदराबाद राज्य का मुख्यमंत्री भी नियुक्त किया गया था। किसे? इमाम साहब को। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 1912 में कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रथम बिहारी जज क्या हो जाएंगे? तो हसन इमाम। बिहार का सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला कौन है? जहाँ पे सबसे अधिक फसल सघनता की बात करें, कौन सा जिला है? तो शिवहर जिला है। ठीक है, शिवहर जिला की बात करेंगे तो ये जनसंख्या के हिसाब से भी सबसे सघन जिला है। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बजट 2023-24 के अनुसार पूरे बिहार में औसत फसल सघनता की बात करेंगे 144% रहा। और सर्वाधिक शुद्ध बुआई वाला जिला भोजपुर था। और सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला शिवहर था 190% के आसपास। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे, देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन। देखिए, मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर महत्वपूर्ण क्यों था? क्यों बिहार शरीफ की बात करेंगे, मध्यकाल में क्यों इंपॉर्टेंट था? ठीक है, तो सबसे पहले विद्या के केंद्र के रूप में भी था, प्रशासनिक केंद्र के रूप में भी था और साथ में धार्मिक केंद्र के रूप में भी था। ठीक है, क्या नाम? बिहार शरीफ। ठीक है, और बिहार शरीफ विद्या के केंद्र के रूप में किस लिए प्रसिद्ध था? तो यहाँ पे उदंतपुरी महाविहार आपको देखने को मिलेगा, जो कि धर्मपाल ने उदंतपुरी महाविहार की स्थापना में की थी। ठीक है, किसने? धर्मपाल ने की थी, जो कि मतलब पाल वंश का शासक था। ठीक है, साथ में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे तुर्क काल में यह प्रांतीय प्रशासनिक मुख्यालय था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सूफी केंद्र भी था क्योंकि मलिक बाया या फिर मलिक इब्राहिम का मकबरा था। ठीक है, ध्यान में है। तथा सरफुद्दीन यहिया मनेरी की दरगाह बिहार शरीफ नगर में स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हाँ, यहाँ पे आ ही गया। यहाँ पे बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत जिनका नाम है सरफुद्दीन मनेरी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से था? तो किस सूफी संप्रदाय से था क्या बताएंगे? फिरदौसी। बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान रखना, फिरदौसी। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, सोहरावर्दी सिलसिले की एक प्रमुख शाखा थी फिरदौसी। इस शाखा का मुख्य कार्य क्या था? क्षेत्र बिहार था। तो बिहार में सबसे पहले फिरदौसी ही मतलब क्या करने, काम करने आए थे। मतलब इनका जो कार्य क्षेत्र की बात करेंगे, फिरदौसी का बिहार ही था। ठीक है, शरफुद्दीन याहिया इस सूफी शाखा का प्रसिद्ध संत था। उसके पत्रों का संग्रह किसमें है? तो मकतूबात में है। ये आपको केबीसी नैनो में लिखा हुआ है, तो बताना है ये क्या नाम था? सरफुद्दीन मनेरी की बात करेंगे, उनके मतलब पत्रों का संग्रह किसमें है? तो मकतूबात में है। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक आम उत्पादन करने वाला प्रमुख 3 जिला का नाम बताइए, जहां पे सर्वाधिक आम का उत्पादन होता है। बताइए कौन सा जिला होगा? 3 नंबर से। तो ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसका क्या हो जाएगा? दरभंगा, पूर्वी चंपारण, वैशाली। दरभंगा में आम बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, लीची मुजफ्फरपुर में, आम ध्यान में रखिएगा दरभंगा में, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे आगे, देखेंगे प्रश्नों का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे
प्रमुख फसल में, तो केला उत्पादन में सबसे अधिक क्या हो जाएगा, वैशाली नहीं होगा, मधुबनी होगा। यहाँ पे गलती मत करना है, हाजीपुर देख के आप लोग वैशाली मत कर दीजिए। केला उत्पादन में जो पहले नंबर पे आपका बिहार का मधुबनी जिला है, ठीक है। अमरूद के उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है, नालंदा में होता है। लीची उत्पादन आपको बिहार में सबसे अधिक मुजफ्फरपुर में होगा। अब मुजफ्फरपुर के शाही लीची को आपको क्या मिला हुआ है, तो जीआई टैग मिला हुआ है मुजफ्फरपुर के शाही लीची को, ठीक है। आम का उत्पादन सर्वाधिक आपको दरभंगा में होगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बिहार के किस आम को जीआई टैग मिला हुआ है, तो क्या बताएंगे, बिहार के किस आम को, जर्दालू। ठीक है। तो जर्दालू आम को बिहार का, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जीआई टैग मिला हुआ है। किस जिला के जर्दालू आम है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, भागलपुर। ठीक है, भागलपुर का, ठीक है। अब दक्षिण बिहार की कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, तो दक्षिण बिहार में देखेंगे तो बिहार के मिट्टी को हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक उत्तर बिहार, एक दक्षिण बिहार, ठीक है। तो दक्षिण बिहार में करैल कैवाल मिट्टी जो है सो आपको दक्षिण बिहार में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप देखिएगा उत्तर बिहार की मिट्टी की पर्वत पादीय मिट्टी है, दक्षिण बिहार में टाल मिट्टी मिलेगा। उत्तर बिहार में बाढ़ के पानी खूब लगती है तो यहाँ पे तराई मिट्टी आपको मिलेगा, निचला भूमि होता है, यहाँ पे कगारी है, ठीक है। अरे माइक क्यों ओपन, क्यों आप लोग कैमरा ऑन कर रहे हैं, स्क्रीन शेयर नहीं करना है, बंद कीजिए स्क्रीन। राजेश कुमार, पुरानी जलोढ़ की बात करेंगे जिसको बांगर कहते हैं, ठीक है। पुरानी जलोढ़ में आपको करेल केवाल जो होता है आपको कहाँ पे मिलता है, तो ध्यान में रखना है, तो आपको दक्षिण बिहार में मिलेगा। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं, ठीक है। लाल पीली मिट्टी को बलथर बोला जाता है जो कि दक्षिण बिहार में है, ठीक है। तो दक्षिण बिहार में आपको बलथर मिलेगा, लाल पीली, ठीक है। जलोढ़ की बात करेंगे उसको खादर बोलते हैं, सॉरी, नवीन जलोढ़ को खादर बोलते हैं, पुरानी जलोढ़ को बांगर बोलते हैं। कई बार पूछा जाता है खादर और बांगर क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, पुरानी जलोढ़ को बांगर बोलते हैं, नवीन जलोढ़ को खादर बोलते हैं। ये दोनों में उपजाऊ कौन होता है, कौन ज्यादा फर्टाइल होता है, नवीन वाला होता है या फिर मतलब, नवीन नवीन। बिल्कुल नवीन वाला जो होता है ना बहुत अधिक उपजाऊ होता है, ठीक है। तो ध्यान रखता है, पुरानी जलोढ़ और नवीन जलोढ़ दोनों के दोनों उत्तर बिहार में आपको मिलेंगे। टाल मिट्टी, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे टाल मिट्टी के बाद कगारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली, ये सबके सब आपको कहाँ पे मिलेंगे, दक्षिण बिहार में, ठीक है। बिहार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पथ घनत्व के अनुसार बिहार का स्थान देश में तीसरा है, मतलब बाहर के पथ घनत्व, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो देश में, ठीक है, स्थान की बात करेंगे तीसरा है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई, राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई बिहार का जिला, बिहार में, ठीक है, पटना जिला में है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे कम लंबाई वाला बिहार का जिला की बात करेंगे, शेखपुरा है, ठीक है। बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो बात करेंगे यहाँ पे डेंसिटी के हिसाब से बात करेंगे तो तीसरा नंबर पे तो है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे तो सबसे अधिक पटना में है, वो भी ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे मतलब नेशनल हाईवे की बात हो रही है, सबसे कम लंबाई वाला जिला शेखपुरा नहीं है, सबसे कम आपको कहाँ पे मिलेगा, तो कहाँ पे मिलेगा बताइए, कहाँ पे मिलेगा, शिवहर। शिवहर में मिलेगा, ठीक है। क्योंकि शिवहर में मात्र राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई मात्र 22 किलोमीटर है। कितना है, 22। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई शिवहर में मात्र 22 किलोमीटर। पटना में सर्वाधिक है, कितना है, तो 506 किलोमीटर, ठीक है। 506 देश के किलोमीटर। सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का स्थान कितना है, 10वां स्थान पे है, ठीक है। तो पक्की सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का स्थान 10वां नंबर पे है, ठीक है। सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का स्थान 8वां नंबर पे है। लेकिन अगर बात करेंगे, ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से, ठीक है, पथ घनत्व, ठीक है, मतलब सड़क का घनत्व में बिहार का स्थान तीसरा नंबर पे है। प्रथम पे कौन है, तो केरल है, ठीक है। दूसरा पे कौन है, तो ध्यान रखें पश्चिम बंगाल। आप बात करेंगे सर यहाँ पे ये समझ में नहीं आया, जैसे आप बोले कुल सड़क के लंबाई में 10वां नंबर पे है, लेकिन डेंसिटी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई राज्य इतना बड़ा है, ठीक है, कोई राज्य इतना बड़ा है, तो यहाँ पे जो सड़क की लंबाई होगी तो इतना बड़ा होगा, ठीक है, इतना बड़ा होगा, तो ये तो काफी बड़ा हो गया ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए, सॉरी गलत बना दिया, ठीक है, मान लीजिए कोई राज है, इतना बड़ा कोई राज है, ठीक है, यहाँ पे सड़क का लंबाई की बात करें इतना बड़ा है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये वाला हिस्सा तो छूटा हुआ है ना थोड़ा सा। लेकिन मान लीजिए कोई राज इतना ही बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे पूरा सड़क का लंबाई इतना बड़ा, तो इसका डेंसिटी 100% हो गया। लेकिन राज्य इसके तुलना में कई गुना छूटा है, ये राज्य क्या है, बहुत बड़ा राज्य है, लेकिन इसका डेंसिटी 80% ही है, सपोज बता रहा हूँ, क्योंकि नहीं है तो डेंसिटी तो इसका ज्यादा हो गया ना, मतलब कम हिस्सा में ही पूरा में ही है। तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो डेंसिटी के हिसाब से, तो यहाँ पे बिहार में आप देखोगे तो 1000 वर्ग किलोमीटर पे 3167 किलोमीटर का यहाँ पे डेंसिटी है सड़क का, ठीक है। और ये कितने नंबर पे, तीसरा नंबर पे बिहार में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। प्रथम नंबर पे केरल है, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है। अब आते हैं सड़क की कुल लंबाई में बिहार का स्थान देश में कितने नंबर पे, 8वां नंबर पे है। अब पक्की सड़क में अगर कुल लंबाई की बात करेंगे तो 10वां नंबर पे है। तो आपसे कभी भी डेंसिटी ही पूछा जाएगा, जो तीसरा नंबर पे उतना ही याद रखिए।
अब आते हैं बिहार में सबसे अधिक नेशनल हाईवे की लंबाई कहाँ पे, तो पटना में। कितना है, तो 506 किलोमीटर है। सबसे कम कहाँ पे है, तो सबसे कम आपका शिवहर में। कितना है शिवहर में, तो मात्र 22 किलोमीटर आपको शिवहर में आपको देखने को मिलता है। ठीक है। अब आएंगे उत्तर बिहार को कौन सा दोआब में विभाजित किया, तो दोआब जो होता है दो नदी के बीच का भूमि होता है। दोआब किसको बोलते हैं, तो दो नदियों के बीच का जो भूमि जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। दोआब का क्षेत्र की बात करेंगे तो बहुत अधिक क्या होता है, तो उपजाऊ होता है। ठीक है। तो दोआब के क्षेत्र की बात करेंगे तो बहुत अधिक उपजाऊ होता है, इसमें फसल बहुत अच्छी होती है हमारी। ठीक है। तो उत्तर बिहार की हम बात करते हैं तो उत्तर बिहार में आप देखोगे तो यहाँ पे गंगा और सोन दोआब। ठीक है। गंगा और सोन दोआब आपको ध्यान में रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तर बिहार को दो दोआब में विभाजित नहीं करती है। ठीक है, ये नहीं करती है। दक्षिण में सोन तो आपको दक्षिण बिहार में चला जाएगा ना। बाकी गंडक है, कोसी है, महानंदा है, घाघरा है, गंडक है, ये सब है, लेकिन गंगा और सोन दोआब जो होती है वो नहीं करती है। ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे उत्तर बिहार का मैदान दोआब, दो मिली हुई नदियों के बीच की भूमि में विभाजित होती है। घाघरा गंडक दोआब है, गंडक कोसी दोआब है, कोसी महानंदा दोआब है। जबकि ये सोन नदी कहाँ पे बहती है, उत्तर बिहार में कि दक्षिण बिहार में, क्या बताओगे आप। दक्षिण बिहार। ठीक है, दक्षिण बिहार में। ठीक है, तो ये उत्तर बिहार की तो नदी ही नहीं है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, महानंदा नदी की बात करेंगे तो ये आपको गंगा की सबसे पूरब की तरफ से मिलने वाली नदी है। ठीक है, सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती कौन सी नदी है, महानंदा नदी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं मिलान करने। गोगा बिल आपको कहाँ पे मिलेगा, गोगा बिल, गोगा झील जिसको बोलते हैं, कहाँ पे, कटिहार में। वेरी गुड, बहुत अच्छे। घोड़ा कटोरा ये आपको राजगीर में है। घोड़ा कटोरा कहाँ पे, राजगीर में है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है। सिमरी झील कहाँ पे मिलेगा, सिमरी झील सहरसा में सिमरी झील है। ठीक है। पिपरामन झील कहाँ पे, पिपरामन झील मोतिहारी होगा। पिपरामन, ये चंपारण में तो है, कौन से चंपारण में देखना पड़ेगा। ठीक है। अब इसका लिया है डी का 1, मतलब मोतिहारी में है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना। आप यहाँ पे थोड़ा सा, हम लोग जानते हैं झील होता क्या है। ठीक है, मन किसको बोलते हैं, तो मन देखिएगा ना, वो जो निचला भूमि जो होता है ना, वहाँ पे क्या होता है, पानी बहुत लंबे समय पे प्राकृतिक रूप से टिका हुआ रह जाता है। ठीक है, तो उसको चौर भी बोलते हैं बिहार में, क्या बोलते हैं, चौर या मन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चौर भी बोलते नहीं, गाँव देहात वगैरह चौर में कहाँ घूम रहा है तुम। ठीक है, तो चौर जो होता है देखिए, सड़क से नीचे वाला इलाका होगा, क्योंकि बरसात के महीने में क्या हो जाता है, उसमें पानी भर जाता है। ठीक है, तो उसको लोग मछली पालन के लिए भी प्रयोग करते हैं और सिंचाई के तौर पे भी बिहार में उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चौरा मन आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं कुछ प्रमुख झील के बारे में, हम लोग जान लेते हैं। कांवर झील आप लोग जानते हैं, बेगूसराय में जानते हैं, बिहार का पहला रामसर स्थल है। दो कब रामसर बनी थी कांवर झील, रामसर साइट कब इसको घोषित किया गया था, 2020 में। कब किया गया था, 2020 में। ठीक है। गोगा बिल की बात करेंगे तो आपको कटिहार में मिलता है। कुशेश्वर स्थान, ये भी मतलब प्रवासी पक्षियों के लिए, मेहमान पक्षी के लिए जाना जाता है, दरभंगा में है। घोड़ा कटोरा की बात करेंगे ना, तो घोड़ा कटोरा क्या है, एक झील है। ठीक है, झील के बीच में मतलब क्या है ना, गौतम बुद्ध की आई थिंक प्रतिमा है इसमें। ठीक है, मूर्ति है, उसको घोड़ा कटोरा बोलते हैं। ठीक है। अनुपम झील की बात करेंगे, कैमूर में पड़ता है। सिमरी झील आपको सरैया में है। जगतपुर झील आपको भागलपुर में है। हाँ, सॉरी सिमरी झील सहरसा में, जगतपुर झील भागलपुर में। और ये मोती झील की बात करें, मोतिहारी में है। मोतिहारी को पूर्वी चंपारण बोलते हैं, ईस्ट चंपारण। सरैया मन आपको बेतिया में पड़ता है, ये आपको पश्चिमी चंपारण में है। और पिपरामन की बात करेंगे तो ये आपको मोतिहारी में है, पूर्वी चंपारण में। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देखेंगे कौन सा नदी, कौन सा मिलान गलत है, तो कर्मनाशा जलप्रपात आपको बक्सर में है। ठीक है, इस नदी को बिहार में अशुभ माना जाता है, कहते हैं ये नदी कामों की नाश कर देती, कर्मनाशा बोलते हैं। ठीक है। मजहर कुंड की बात करेंगे नालंदा गलत है। जियार कुंड आपको भोजपुर में। तेलहर कुंड की बात करेंगे, फिर तेलहर जलप्रपात भी है। ठीक है, तेलहर, ठीक है, जलप्रपात भी है। ठीक है, झरना जिसको कहते हैं। बाकी ये आपको कहाँ पे है, ठीक है, मंजहर कुंड आपको कहाँ पे मिलेगा, तो मंजहर कुंड आपको सासाराम में मिलता है। कहाँ पे है ये, तो सासाराम में आपको, ठीक है, रोहतास कह लीजिए, आपको मंजहर कुंड है। तो बिहार का कुछ कुंड है, और बिहार में जो कुंड जो होता है गर्म कुंड है। ठीक है, गर्म झरने वाले कुंड आपको देखने को मिलते हैं। तो ककोलट काफी फेमस है, नवादा में आपको ककोलट मिलता है। दुर्गावती की बात करें, देखो रोहतास में मिलता है, ये सबसे ऊंचा है। ये दुर्गावती की बात करेंगे ना, तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कर्मनाशा आपको बक्सर में है। धुआं कुंड की बात करेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है, सासाराम में है। मंझर कुंड की बात करेंगे तो सासाराम है। तुतला भवानी की बात करेंगे, तुतला भवानी मंदिर भी है। ठीक है, वहीं पे आपको जलप्रपात भी आपको मिलता है, वो भी सासाराम में है। ठीक है। जियार कुंड की बात करें, भोजपुर में है। और तेलहर कुंड एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा है, जो कि आपको कैमूर में देखने को मिलता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट है। त्रिवेणी तिरहुत दोन नहर गंडक नदी पे बनाई गई है, बिल्कुल ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। त्रिवेणी नहर काफी में चर्चा रहा था, तिरहुत नहर। ठीक है,
ये गंडक परियोजना की बात करेंगे तो भारत बोल रहा हूँ, बिहार और उत्तर प्रदेश, ठीक है, ध्यान में रखना है। वो भी है, नेपाल भी है ना सर गंडक में, नेपाल भी, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, नेपाल है, ठीक है। कोसी की बात करेंगे तो कोसी बिहार और नेपाल के बीच में है, ठीक है। तो पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी, राजपुर नहर कोसी पे निकाली है, तो यहाँ पे राजपुर नहर निकलती है, कोसी से निकलती है। तो दोनों के दोनों उत्तर की बात करेंगे, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इनसे लाभान्वित होने वाले जिला कौन कौन है, ठीक है। तो त्रिवेणी नहर आप ध्यान में रखेंगे गंडक नदी पे है, ठीक है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, वैशाली। गंडक नदी आई थिंक यहाँ से ना, ये पूर्वी चंपारण की जो आपका टाइगर रिजर्व, क्या नाम है उसका, वाल्मीकि। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बीच से निकलती है, दो दो नदी निकलती है, उसमें से एक ये भी है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो तिरहुत भी सेम ही है। दोन की बात की, ये भी गंडक पे है। तो त्रिवेणी, तिरहुत, दोन, ये तीनों के तीनों नहर किस पे, कहां से निकलती है, गंडक से। गंडक। पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी, ठीक है, और राजपुर, ये किससे निकलती है, ठीक है, तो ये कोसी से, ठीक है। पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी, राजपुर, ठीक है। और किसको, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, इन सबको लाभान्वित करती है। पूर्वी सोन, पश्चिमी सोन की बात करेंगे तो डेहरी सोन बना हुआ रोहतास में, बना हुआ है ना। तो ये औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया, अरवल, रोहतास, भोजपुर, इस सबको क्या करेगी, पानी देने का काम करती है, ठीक है। ये तीनों नहर बिहार में बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। गंडक नदी को लेकर थोड़ा विवाद है उत्तर प्रदेश के बीच में, थोड़ा पानी वगैरह थोड़ा रोक के रखते हैं, दिक्कत हो गया है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको लेकर मतभेद भी है। अब आते हैं बिहार में, जो मेनली जो वन आपको पाया जाता है, अर्धपर्णपाती वन पाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, बिहार में अर्धपर्णपाती वन किशनगंज, पश्चिमी चंपारण तथा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। बिहार में शुष्क पर्णपाती वन कैमूर पहाड़ी, मुंगेर, जमुई तथा बांका आदि में पाए जाते हैं। बिहार के अधिकांश भागों में अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे अर्धपर्णपाती नहीं होगा, शुष्क पर्णपाती होगा, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। बाकी ये की बात करेंगे, दोनों के दोनों सही है, क्योंकि अधिकांश भाग में आई थिंक शुष्क ही पाया जाता है। एक बार देख लेता हूँ। हाँ, शुष्क पर्णपाती वन जो है बिहार के अधिकांश भाग में पाया जाता है। चलिए अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो अर्धपर्णपाती वन ये उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां वर्षा औसतन एवरेज की वैल्यू 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। बिहार में अर्धपर्णपाती वन आपको किशनगंज में, पश्चिमी चंपारण में, नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऐसे वन में क्या कहेंगे, साल, शेमल, जामुन, सागमान आदि के वृक्ष मिलते हैं, ठीक है। शुष्क पर्णपाती वन, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 120 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ये बिहार के अधिकांश भागों में शुष्क पर्णपाती वन आपको पाए जाते हैं, ठीक है। और बिहार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो बिहार की बात करेंगे, ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत व्यापक ग्रोथ आपको देखने को मिला है। तो वर्ष 2023-24 में ऊर्जा की चरम मांग, मतलब कि एकदम मांग की बात करें काफी हाई पे पहुंच गई, 756 मेगावाट चली गई, ठीक है। बिहार राज्य में क्रमशः 22-23 में सर्वाधिक बिजली खपत करने वाले जिले पटना, गया, मुजफ्फरपुर, ये डाटा ठीक है। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपयोग, ठीक है, ध्यान रखिए 2021-22 में 429 किलोवाट रहा, ठीक है। मतलब एक साल में 429 केवी का बिजली का उपयोग करते हैं बिहार के लोग, ठीक है। वर्ष 2022-23 में सबसे कम बिजली खपत करने वाले में शेखपुरा, अरवल और शिवहर है। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो 1, 2, 4 स्टेटमेंट सही है, ये वाला गलत दिया है, ये सही है, ये सही है, ये गलत लिया। तीसरा गलत क्या है, तो देखते कितना है, 329 है, 429 नहीं, कितना है, 329 है, ठीक है। तो एनर्जी को लेकर प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि इसमें बहुत अधिक वृद्धि देखी गई है, ठीक है। 23-24 में राज्य की टोटल मांग कितनी चली गई, तो 7576 मेगावाट, 75-76 ऐसे याद कर सकते हो। अब यहाँ पे देखें सर्वाधिक बिजली बिहार के किस जिला में उपयोग होता था, पटना में, फिर गया में, फिर मुजफ्फरपुर में। प्रति व्यक्ति एक साल में कितना किलोवाट बिजली का यूज कर जाता है, तो क्या बताओगे, तो 329, ठीक है। और सबसे कम बिजली कहाँ पे यूज करते हैं, तो शेखपुरा में, अरवल में और शिवहर में, ठीक है। सबसे अधिक कहाँ पे, तो जाहिर बात राजधानी है तो सबसे ज्यादा तो होना ही है, ठीक है। गया में होता है, बड़ा जिला है, और उसके बाद मुजफ्फरपुर में, ठीक है। तो ये 3 सबसे ज्यादा करने वाले और 3 सबसे कम करने वाले आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे के प्रश्नों पे भी जरा बात करते हैं। तो गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे मिलेगा, गौतम बुद्ध पक्षी बिहार कहाँ पे है, ये गया में, ठीक है। तो गया में लगा दो आप इसको। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, चले उसको बाद में लगाना, ठीक है। रजौली तो नवादा, कुशेश्वर स्थान कहाँ पे जाएगा, दरभंगा। ये कहाँ पे जाएगा, उदयपुर, पश्चिमी चंपारण, हाँ, वैशाली है,
पश्चिम चंपारण। पश्चिमी नहीं चंपारण। सर, पश्चिम ठीक है, चंपारण। ठीक ठीक। अब हम आते हैं कांवर झील वन्य जीव अभयारण्य की बात करेंगे। ये आपको बेगूसराय में, बिहार का पहला रामसर। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य की बात करें, रोहतास कैमूर में है। नागी बांध और नकटी डैम की बात करेंगे तो बिहार का दूसरा और तीसरा रामसर स्थल बन गया है। ठीक है, कब इसको रामसर की दर्जा मिला? तो 2024 में मिला। कितने कितने नंबर का रामसर बना है ये? 81, 82। तिरासी तिरासी क्या? 81 82, 82। 82, 83। ठीक है। अब आते हैं राजगीर वन्य जीव अभयारण्य किस जिला में मिलेगा? नालंदा में। ठीक है। रजौली, रजौली से क्या फैक्ट पढ़ाया था? नवादा में क्या चीज स्थापित किया गया रजौली के नवादा में? परमाणु संयंत्र के नाम। हाँ, परमाणु संयंत्र किया जा रहा है। ठीक है। कुशेश्वर स्थान दरभंगा, विक्रमशिला भागलपुर। ठीक है, ध्यान रखें। बरैला सलीम अली वैशाली, पानी में पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, चलिए आप माइक बंद कर लीजिए। ठीक है। चेरो राजवंश के बारे में मैंने बताया था आपको से भाई, चेरो राजवंश जो है जनजातीय है। ठीक है, मतलब इसका जो शासक जो थे जनजातीय शासक थे। जब बिहार का पहला जनजातीय राजवंश है। ठीक है, इसकी स्थापना 13वीं सदी में हुई। चेरो राज्य से संबंधित क्षेत्र शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, पलामू तथा वाराणसी में था। चेरो का मुख्यालय बिहिया भोजपुर था। ये पहला दूसरा तो ठीक लग रहा है, कौन सा असत्य है? ठीक है, पहला 14वीं शताब्दी होगा आई थिंक। ये और ये तो सही है। ठीक है, इसके क्या लिया? 14वीं है क्या? ब्राह्मी होता है। ठीक है, क्या है? ब्राह्मी है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, पूछता है चेरो से। तो चेरो वंश की स्थापना की बात करें, ब्राह्मी सदी में हुई। चेरो राज्य से संबंधित क्षेत्र की बात करेंगे तो शाहाबाद में था। ठीक है, जो कि आगे चलकर बक्सर वगैरह, आरा वगैरह ये सब बना, शाहाबाद को काट के ही बना था। ठीक है, सारण था, मुजफ्फरपुर है, पलामू है, वाराणसी में भी था। चेरो का मुख्यालय की बात करें बिहिया में था, जो कि भोजपुर में था। ठीक है, ये ब्राह्मी सदी में ये राज्य बनी थी, ध्यान में रखेंगे। कहाँ पे था? पलामू की तरफ ये रूल करती थी। ठीक है, और चेरो का विद्रोह जो हुआ था ना, उसका नेता जो था भूषण सिंह के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी था। चेरो वंश का मुख्यालय की बात करें बिहिया भोजपुर में था। 1607 में चेरो व उज्जैन के बीच एक महत्वपूर्ण लड़ाई हुई, जिसमें चेरो की जीत हुई। इस वंश का प्रमुख शासक की बात करें कौन था? तो मेदिनी राय था। ठीक है, और मुगल के प्रभाव की वजह से इस वंश का धीरे धीरे क्या हो गया? नष्ट हो गया, क्योंकि इसके शासक को, ठीक है, जहांगीर ने बहुत समय तक कैद कर लिया था। अब आते यहाँ पे कुछ किताब का नाम दिया हुआ है। तो वासनाएं के लेखक कामसूत्र तो ठीक है, नीतिसार कादम्बक का ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे बताना है आर्यभट्ट का ब्रह्म सिद्धांत गलत दिया हुआ है। ठीक है, कालिदास का विक्रमो उर्वशियम तो सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रह्म सिद्धांत किसका होगा? बताइए, किसका होगा ब्रह्म सिद्धांत? हाँ, ब्रह्मगुप्त ठीक का। है, तो ब्रह्म सिद्धांत की बात करेंगे तो ब्रह्मगुप्त का होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ब्रह्मगुप्त का ध्यान में रखेंगे, ये होगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। कालिदास की बात करें, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसहार, विक्रमोर्वशियम। ठीक है, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, अमर सिंह का अमरकोश। ठीक है, मृच्छकटिनम का, सॉरी, क्षुद्र का मृच्छकटिकम। ठीक है, ब्रह्म सिद्धांत जिसको भारत का न्यूटन, ब्रह्मगुप्त है। कामसूत्र किसका? वासनाएं का। नीतिसार की बात करेंगे, कामंदक हो जाएंगे। और सुरेश, ये कई बार पूछा गया, आर्यभट्टियम और सुरेश सिद्धांत कई बार पूछा जाता है, जो कि आर्यभट्ट का है। ठीक है, बिल्कुल। इतिहासकार B.S. स्मिथ की माने तो उन्होंने, ठीक है, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को, मतलब गुप्ता पीरियड को स्वर्ण युग, ठीक है, गोल्डन पीरियड कह के संबोधित किया। लेकिन बिहार में अब गोल्डन पीरियड की बात करेंगे तो किस वंश के शासनकाल को बिहार में गोल्डन पीरियड कहा जाता है? तो क्या बताएंगे? गुप्त, कर्नाट वंश होगा। बता बता के थक जाए, लेकिन ना वही जो याद जो बरसों से पढ़ते हैं ना, बिहार का जब भी बात हो, कर्नाट वंश को कहा जाता है। ठीक है, स्वर्ण युग कहा जाता है बिहार का स्वर्ण कर्नाट वंश को। ठीक है, जिसकी राजधानी कहाँ थी कर्नाट की? सिमरावगढ़। सिमरावगढ़। ठीक है, तो बिहार में ना गोल्डन पीरियड इसी को माना जाता है। ठीक है, बिहार में कर्नाट वंश को कहा जाता है। बिहार में सबसे अधिक जिला किन किन प्रमंडलों में है? तिरहुत, छह तो मुंगेर में 6 है, तिरहुत में भी 6 है। हाँ, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले सारण प्रमंडल में 3 है। कितने हैं सारण में? 3 है। कौन कौन है? तो सारण तो खुद ही है, सारण है, गोपालगंज, सिवान की बात सारण में। अब आते हैं तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय आपको मुजफ्फरपुर मिलेगा। इसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर। ठीक है, ध्यान रखेगा।
ये सबके सब इसमें आते हैं। दरभंगा में भी आपको कितने मिलेंगे? 3 ही मिलेंगे। मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। कोसी में आपको 3 मिलेंगे, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। अब आते पूर्णिया की बात करेंगे, पूर्णिया में आपको 4 मिलेंगे, ठीक है। अररिया है, किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार है, ठीक है। पटना प्रमंडल में आपको 6 मिलेंगे, तो तिरहुत में 6 है, पटना में भी 6 है। पटना में कौन कौन है? पटना है, नालंदा है, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है, रोहतास है, ठीक है। अब आते हैं भागलपुर प्रमंडल में आपको मात्र 2 ही मिलता है, ठीक है। एक बांका है, एक भागलपुर है, ठीक है। सबसे छोटा जो है सो यही है, ठीक है। अगर पूछेगा सबसे छोटा प्रमंडल बताओ, तो सबसे छोटा प्रमंडल भागलपुर प्रमंडल। भागलपुर प्रमंडल में मात्र 2 जिला, 2 जिला कौन? तो भागलपुर और बांका। सबसे बड़ा प्रमंडल पूछेगा तो मुंगेर हो जाएगा, पटना हो जाएगा, तिरहुत हो जाएगा, ठीक है। इसमें कितने जिले हैं? तो इसमें 6 जिले हैं, ठीक है। मुंगेर प्रमंडल के 6 जिला की बात करेंगे तो मुंगेर है, जमुई है, लखीसराय, शेखपुरा है, बेगूसराय, खगड़िया है। मगर प्रमंडल की बात करें, गया है, औरंगाबाद है, नवादा है, अरवल है, ठीक है। अब मगर प्रमंडल से गंगा नदी नहीं जाती है, ठीक है। मगध से नहीं जाती है। और कौन से प्रमंडल से गंगा नदी नहीं जाती है? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, कोसी से गंगा नदी नहीं जाती है। बिहार के 2 प्रमंडल से गंगा नदी का प्रवाह नहीं होता है, तो कोसी से और किससे? मगध से। मगध से, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। बिहार के 12 जिला गंगा नदी से टच करते हैं, मतलब गंगा नदी इन प्रवाहित होती है, कह सकते हैं, ठीक है। 12 जिला प्रवाहित होती है। मगध से और कोसी प्रमंडल से गंगा नदी का कोई भी जुड़ाव नहीं है, ठीक है। बाकी सारे प्रमंडल से गंगा नदी जाती है, ठीक है। और बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर, पटना में 99 किलोमीटर, इसको आपको ध्यान में रखना है। देश में टोटल लंबाई की बात करेंगे, गंगा की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है, भारत में आई थिंक 2510 किलोमीटर है, देख लीजिएगा एक बार कितना है, ठीक है। अब आते हैं, मतलब गंगा की थोड़ी लंबाई आपको बांग्लादेश की तरफ भी चली जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के संदर्भ में निम्न कथनों पे आपको विचार करना है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 शहर है, शिवहर, पटना और दरभंगा है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले रोहतास, पटना और भोजपुर है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले 3 जिले रोहतास, मुंगेर और पटना है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले प्रतिशत वाले 3 जिले जमुई, हाजीपुर और समस्तीपुर है। और ऑप्शन दे दो। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले पश्चिमी चंपारण, गया और सीतामढ़ी है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य है? तो केवल 2 ही कथन सत्य हैं। असत्य पूछेगा, 2 कथन असत्य हैं, ठीक है। कौन कौन सा असत्य है उसके ऊपर जरा बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपका गलत है और ये आपका गलत है। मतलब सर्वाधिक महिला साक्षरता रोहतास में सर्वाधिक है, ठीक है। अगर पूछेगा ना सबसे कम महिला साक्षरता की बात करेंगे, सहरसा में सबसे कम है महिला साक्षरता। वोमेन लिटरेसी रेट की बात करेंगे, सबसे कम कहाँ पे फीमेल लिटरेसी रेट? तो सहरसा में। और सबसे ज्यादा कहाँ पे है? रोहतास में। पुरुष का सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो रोहतास में। ओवरऑल सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो रोहतास में, ठीक है। हाँ, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? शिवहर का, ठीक है। उसके बाद पटना है, उसके बाद कौन है? तो उसके बाद दरभंगा है, ठीक है, ध्यान रखना। लिटरेसी में हाईएस्ट में रोहतास और पटना। लिटरेसी की बात करें फीमेल में हाईएस्ट, तो रोहतास और मुंगेर, ठीक है। और सर्वाधिक के एससी वाला में आई थिंक ना गया होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। किधर गया? और सर्वाधिक एससी वाले में गया सबसे ज्यादा में है, ठीक है। गया सबसे, उसके बाद नवादा है, फिर औरंगाबाद है। तो एससी की जनसंख्या शेड्यूल कास्ट जिसको बोलते हैं, उनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा किस जिला में सर्वाधिक है? गया में, ठीक है। और एसटी की जनसंख्या सबसे अधिक किसमें? एसटी की जनसंख्या शेड्यूल ट्राइब, तो पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक, ठीक है। हाँ, तो वेस्ट चंपारण में सबसे अधिक एसटी का। और एससी की बात करेंगे तो सबसे अधिक कहाँ पे है? तो गया में है, ठीक है। और ये गया का जो सीट जो है आपका आरक्षित सीट भी है। अब आते हैं राज्यपाल के विवेक आधारित अधिकार के अंतर्गत कौन से कथन सत्य है? तो भाई साहब, विधायकों की स्वीकृति दे भी सकते हैं, वहां पे वो अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। विधानसभा को भंग करने में भी विवेक का प्रयोग करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने में विवेक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सारे ही सारे जो है, ठीक है, राज्यपाल के विवेक आधारित अधिकार से संबंधित है। आप बोलोगे सर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने में विवेक का प्रयोग कैसे करते हैं? तो देखिए, मान लीजिए बिहार में 243 सीट पे चुनाव होता है, सपोर्ट दैट, ठीक है। मान लीजिए इसके लिए बहुमत के लिए आपको चाहिए 122 सीट चाहिए, ठीक है। अब 100 एगो पार्टी को आ गया, एगो पार्टी को 90 सीट आ गया, ठीक है। एगो पार्टी का 80 सीट है, एगो पार्टी को मान लीजिए 50 सीट है। बहुमत तो किसी के पास भी नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में सरकार तो चलाना है। तो मुख्यमंत्री के तौर पे अगर राज्यपाल चाहे तो किसी भी व्यक्ति को, मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बोल सकते भाई साहब तुम मुख्यमंत्री बन जाओ, तुमको कुछ समय देते हैं, तुम अपना क्या करो, अपना मेजोरिटी या फिर बहुमत को साबित करो, ठीक है।
तो वैसे कंडीशन में मुख्यमंत्री बना सकते हैं, ठीक है, एक्टिव नहीं कह लीजिए लेकिन वो बना सकते हैं। दूसरा, विधानसभा की भंग करने की समाप्ति में, मान लीजिए कोई अगर सरकार चल रही है लेकिन अगर राज्यपाल को लगे से भाई साहब इसके पास बहुमत नहीं है, तो वैसे कंडीशन में विधानसभा को भंग भी कर सकती है। विधायक को स्वीकृति देने के संबंध में उनके पास पूरा पावर होता है। देखेंगे तो राज्यपाल के विवेक अधिकार की बात करेंगे तो राज्यपाल अधिकतर कार्य मंत्रिमंडल के परामर्श से करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया जिसमें मंत्रिमंडल की कैबिनेट की बात करेंगे तो उनके सहायता से राष्ट्रपति काम करेंगे या फिर गवर्नर भी उनके सहायता से ही काम करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो कि अपने विवेक से, जिसको बोलते स्व विवेक, जैसे विधायक की स्वीकृति देना, जिसको बिल कहते हैं, विधानसभा को भंग कर देना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, ठीक है, विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलता तो अपने विवेक से निर्णय से कार्य करते, जो कि मैंने आपको बोला। यहाँ पे ध्यान रखिए, एग्जाम में गलती क्या करवा देगा पता है, अब विधानसभा की जगह विधान मंडल दे देगा, ठीक है, तो विधान मंडल भंग नहीं होता। विधान मंडल अगर मैं बोल रहा हूँ इसमें विधान परिषद भी शामिल है, तो विधानसभा विधान मंडल टोटली डिफरेंट होता है। तो जहां पर विधान मंडल दिया होगा तो उसको जरा पढ़ लीजिएगा। भंग किया जाता है विधानसभा को, विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, समाप्त किया जा सकता है। और इसके लिए जो आर्टिकल जो निकल कर आता है, आर्टिकल कौन सा, विधानसभा को समाप्त करने या फिर सृजन से संबंधित 169 169। हाँ 169, ठीक है। इसीलिए विधान परिषद को क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है या फिर उसका सृजन किया जा सकता है, भंग नहीं कर सकते। भंग क्या होगा, तो विधानसभा भंग होगा, जिसको बोलते लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगा, ठीक है, असेंबली, ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए अब आते हैं निम्न कथनों पर फिर से विचार करना है। कथन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय के गठन भारत सरकार नियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 को किया गया, ठीक है। तो पटना उच्च न्यायालय, ठीक है, 1916 में तो पटना उच्च न्यायालय बनी थी, कोई दिक्कत नहीं है। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे, कैमियर साहब थे, तो ये भी ठीक है। ये आपको पूछा था 68 बीपीएससी में, हूबहू प्रश्न पूछा गया। बताओ पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के नाम बताइए। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे, विनोद के चंद्रन है, तो ये भी ठीक ही लग रहा है। हाँ, उच्च न्यायालय पटना के मुख्य न्यायाधीशों सहित 29 न्यायाधीश हैं तथा 14 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं, ठीक है। तो बताना इसमें से ऊपर का तो तीनों मुझे ठीक लग रहा है भाई, चौथा भी सही है। तो पटना उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1916 में की गई थी, ठीक है। और इसके लिए भारत सरकार नियम जो था 1909 का था, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो उसी में पटना उच्च न्यायालय की नींव रखी गई थी। लेकिन पटना उच्च न्यायालय 3 फरवरी 1916 को इसको अंतर्गत स्थापित किया गया था, ठीक है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें, एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्प्स कैमियर था। तो कैमियर याद रखिए, ठीक है, कैमियर भी चैमियर भी दिया रहता कहीं कहीं, इतना ही याद रखिए क्योंकि 4 लेटर का इसका नाम है। और अभी वर्तमान की बात करेंगे, इसके हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस जो इनका नाम है के विनोद चंद्रन। अब पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों सहित 29 न्यायाधीश है तथा 14 की बात करेंगे अतिरिक्त न्यायाधीश है। तो ये तो चेंज होते रहेगा, बाकी सारे कथन की बात करेंगे सही है, ठीक है। अब असत्य कथन की चर्चा करेंगे। सोहर की बात करेंगे तो शिशु के जन्म के समय महिलाओं के द्वारा गाया जाता है, बिल्कुल। सोहर जो होता है बच्चे के जन्म के समय, ठीक है, महिला सोहर गाती है, ठीक है। कजरी की बात करेंगे, सावन के समय युवक युवतियों के द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है, ठीक है। झरनी की बात करें मुहर्रम के समय, ठीक है। और चैता की बात करेंगे तो चैत में गाते हैं, ठीक है। कब गाते हैं, चैत में चैता गाते हैं। फाल्गुन में ना फाग गाते हैं, ठीक है, फागु या फिर फाग कहते हैं, ठीक है, जो कि होली का गीत होता है। हाँ, फागुआ बोलते हैं, फाग भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो ये गलत है, चैता फागुन माह में गाया जाना लोकगीत है, ये गलत है, नहीं है, ठीक है। झरनी मुहर्रम के वक्त आयोजित किया जाता है, चैता चैत में गाया जाता है, ठीक है। तो बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण की बात करेंगे 2023-24 के अनुसार सकल मूल्यवर्धन के हिस्सा के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। तो ये तो आपने अभी पढ़ा नहीं है, प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। लेकिन अब पूछेगा बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण जो है उसमें सबसे अधिक किस क्षेत्र का योगदान है, तो सर्विस सेक्टर की बात करेंगे जो कि तृतीय सेक्टर होता है, इसका सबसे अधिक आपको योगदान है, ठीक है। तो बताना है सत्य कथन की चयन करें तो इसमें डाटा दिया हुआ तीसरा ही केवल सही है। बाकी पहला में कितना है, तो यहाँ पे होगा 19.97 होगा प्राइमरी सेक्टर। दूसरा में कितना है 20.04 है, ठीक है। और इसका बात करेंगे तो इसका कितना है, तो 59.98 है, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर का कितना योगदान है 19.97, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर की बात करेंगे 20.04 और सर्विस सेक्टर जो कि तीसरा सेक्टर की बात करेंगे तो 59.98 है, ठीक है। ये किसके है, तो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की बात करें, नया वाला डाटा है इसलिए आप इसको याद कर सकते हैं 19, 20, 59।
चलिए अब आगे चलते हैं। बिहार में चीनी उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 11 चीनी मिलें हैं, जिसमें 9 की बात करेंगे चालू अवस्था में है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार बिहार में चीनी का उत्पादन 50.74 लाख क्विंटल हुआ है। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला वाला केवल सही है। चलिए, बिहार में पहला जो चीनी मिल की बात करेंगे ना, या फिर भारत का ही पहला चीनी मिल आई थिंक ये था। कब स्थापित किया गया, तो कहाँ पर स्थापित किया गया, तो बताइए मरौरा में कहाँ पे पड़ता है। सारण सारण मढ़ौरा कह लीजिए, अभी मढ़ौरा कह लीजिए, सारण में पड़ता है। यहाँ पे 1904 में आपको क्या गया, चीनी मिल स्थापित किया गया। बिहार में अभी कितने चीनी मिल है, 11 चीनी मिल है। चालू कितने इसमें से, 9 चीनी मिल की बात करेंगे तो मात्र यहाँ पे अभी चालू है। ठीक है, ध्यान रखना है। और चीनी मिल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से चीनी मिल से क्या मिलता है, इथेनॉल मिलता है। ठीक है, अब पेट्रोल में कितना % इथेनॉल हम लोग मिला रहे हैं, तो क्या बताएंगे, 20 ठीक है। तो ध्यान रखेंगे हम लोग कितने %, 20% इथेनॉल क्या है पेट्रोल में मिलाते हैं। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। तो 11 में से 9 चीनी मिल चालू है। 1904 में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या किया गया, पहली चीनी मिल को स्थापित किया गया था। और अभी वाला डाटा की बात करेंगे 50.74 लाख दिया हुआ है, उसमें कितना हो गया, तो 62.74 है। ठीक है, तो यही आपकी गलत दी हुई थी। आप देखें बिहार के जूट उत्पादन की बात करेंगे, जूट प्रोडक्शन में बिहार का, ठीक है, विश्व भारत में कितने नंबर पे है, दूसरा नंबर पे है। तो बिहार पश्चिम बंगाल के बाद, मतलब आफ्टर द पश्चिम बंगाल जूट प्रोडक्शन में, ठीक है, दूसरा नंबर पे राज्य है। ठीक है, अब बिहार में 3 राज्य जहां पे जूट का उत्पादन सर्वाधिक होता है, 3 जिला, पूर्णिया, कटिहार, तो ठीक ही लग रहा है। किशनगंज। बिहार मखाना उत्पादन में देश में एकमात्र राज्य है, बिल्कुल ये ठीक है। लीची उत्पादन में बिहार देश का दूसरा स्थान है, तो ये गलत है, आई थिंक पहला होना चाहिए इसमें। हाँ जी सर, 1 2 3, ठीक है, ये पहला लीची उत्पादन में बिहार में, सॉरी, लीची उत्पादन में देश में पहला नंबर पे है। जूट उत्पादन में दूसरा नंबर पे आता है। जूट का कारखाना आपको पूर्णिया और कटिहार में मिलेगा, जो कि बंगाल से सीमा भी बनाती है। ठीक है, बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट का उत्पादन करता है। अब मखाना उत्पादन की बात करेंगे तो एकमात्र राज्य की बात का बिहार ही है। अब बिहार के किस मखाना को जीआई टैग दिया गया है, तो क्या बताएंगे, बिहार के किस मखाना को जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो ध्यान रखें, मिथिला मखाना को बिहार में क्या मिला है, तो मिथिला मखाना को बिहार में जीआई टैग मिला गया है। इसको आपको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, और आप वहां पे जाओगे ना तो वहां पे और भी बहुत कुछ है ना। मखाना उत्कृष्टता केंद्र भी बनाया गया है ना, कहाँ पे बनाया गया, मखाना रिसर्च सेंटर की कुछ बनाया गया है ना, उधर ही होगा। ठीक है भाई, देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये पे ये लीची वाला गलत दिया हुआ है। लीची में बिहार का कौन सा स्थान है, पहला और लीची अनुसंधान केंद्र बिहार के कहाँ पे, क्या जगह का नाम क्या बताया था मैं कल, बोला था याद रखने के लिए। नहीं, जगह का नाम मुजफ्फरपुर में शायद। अरे जगह का नाम, ब्लॉक में। हाँ ठीक है, रोहुआ मुसहरी में है। ठीक है, हाँ ठीक है, रोहुआ मुसहरी। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए, अकेला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे बिहार में, हाजीपुर। नहीं, हाजीपुर से बाद इलाका है, एग्जैक्ट जगह का नाम बताइए। अरे क्या नाम है उसका, गरौल में है। कहाँ पे, गोरौल, गोरौल। हाँ, गोरौल में। ठीक है, ध्यान रखिए, हाजीपुर में ही आता है। ये जगह का नाम पूछ देता है बीपीएससी। ठीक है, ये हाजीपुर और ये सब दरभंगा याद रखने से नहीं काम चलेगा, एग्जैक्ट जगह का नाम याद रहना चाहिए, पूछता है। ठीक है, हमारे चंपारण सत्याग्रह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। चंपारण में कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रीगेरियन समिति का गठन किया गया। मैं राइट, सही है। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो FG सलाई। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी राजेंद्र बाबू, बचकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, शंभू शरण सिंह थे। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी और भारत में चला गया प्रथम सत्याग्रह था, तो ये भी ठीक है। ठीक है, तो ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूछे गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ पे चला, तो दक्षिण अफ्रीका। लेकिन अब पूछे गांधी जी ने पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ पे चला, देन चंपारण द राइट आंसर। अगर पूछे गांधी जी ने सबसे पहला सिविल डिसोबीडियंस का प्रयोग कहाँ पे किया, ठीक है, चंपारण में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हाँ, ये वीडियो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है, अगर आपको डिले हो रहा है तो आप जा सकते हो। ऐसे क्लासेस 12 बजे तो कोशिश रहती है मेरी समाप्त कर देने की, लेकिन आज हम लोग काफी देर हम लोगों ने डाउट्स वगैरह ये लिया, इसलिए दिक्कत हो गया।
बाकी जो ड्यूटी वाले लोग हैं जिनको काफी सवेरे उठना होता है, फिर बच्चे जिनके हैं, तो फिर आप स्किप कर सकते हैं, मैं वीडियो दे दूंगा, नो इशू, ठीक है। तो चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी के जो अध्यक्ष जो थे एफजी सलाई, वो कहाँ के आयुक्त थे, तो क्या बताओगे आयुक्त कहाँ के थे ये? एमपी के। ठीक है, एमपी में, ठीक है। और कितने प्रतिशत पैसे जो थे, जो लिया गया था, कितने प्रतिशत पैसे वापस कर दिए गए चंपारण 25%। एग्रीगेरियन? हाँ ठीक है, 25%, 35%, 40%, कितना हो गया आंसर? 25%। हाँ, तो 25% जो थे किसानों के, मतलब रैयतों को क्या मिल गया, तो रिटर्न मिल गया, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते लोकसभा चुनाव से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा गया। तो लोकसभा चुनाव में, ठीक है, रामविलास पासवान की पार्टी, ठीक है, लोजपा की सीटों की संख्या कितनी थी? 5 पाँच पाँच में तो 5। 5 अरे 6 पर आता है, एक कम कैसे हो गया? बोला रहा 6 में 6 सीट जीत गया। 5 है सर, 5 पाँच में पाँच जीते। अच्छा, 5 में 5 जीता है, ठीक है। आरजेडी को कितना मिला? 4 ये तो पक्का एक ही होगा, ये तो एक ही जीतता है। कांग्रेस 3 होगा, फिर आरजेडी 4 होगा, ये 5 होगा, नहीं? चलिए देख लेते हैं, ठीक है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 4 सीट मिला, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को 4 सीट मिला, 5 सीट, सॉरी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 3 मिला, और हिंदुस्तान अवामी मोर्चा की बात की 100% स्ट्राइक के साथ खेलते हुए 1 सीट जीत के और मंत्री भी बन गए, ठीक है। इसको बोलते थे, ठीक है, मतलब सीट एक है, देखिए मंत्री कैबिनेट है, इसी को बोलते हैं हिंदुस्तान में तरक्की करने के लिए भी मैटर करता है सब किस कास्ट में पैदा लेते हैं, ठीक है, एमपी में ध्यान में मंत्री है रखना ना है। सर? हाँ, ये कैबिनेट मंत्री है ये, ठीक है, इसकी सीट एक है, और वो भी समझ बहुत रहे? भारी भरकम मिला है इनको। हाँ, एमएससी में, ठीक है, एमएससी में। और एमएसएमई की बात करेंगे ना, ये मांग रहा था, पता है, शिवसेना जो था, शिवसेना वो एमएसएमई मांग रही थी, ठीक है, उसको नहीं दिया गया क्योंकि महाराष्ट्र में इंडस्ट्री को डेवलप करना है, क्योंकि महाराष्ट्र पिछड़ रहा है, लेकिन उसको नहीं दिया। इसको क्या पता कैसे दे दिया? नहीं, एगो ना, सुनिए कहानी सुनाता हूँ, ठीक है, बहुत हंसी लगेगी, ठीक है। तो एक मेरे यहाँ के ना, एक मतलब एक काफी नीचे कास्ट, मतलब नीचे कास्ट नहीं, कास्ट तो ठीक ही था, मतलब काफी नीचे से उठ कर एक व्यक्ति ना, मतलब मिनिस्टर बना, ठीक है। तो मिनिस्टर बना तो उसको छोटा सा मिनिस्टर दिया गया, लेकिन उसके अंदर जाहिर सी बात है, कोई मिनिस्ट्री मिलने के बाद सचिवालय अगर मिल जाता है तो 4-5 सीनियर आईएएस ऑफिसर तो मतलब काम ही करते हैं। तो वही जान पहचान के, तो उनको मतलब बताया गया से हम ना इस समय ना पीएचडी कर चुके थे, तो वो आदमी उसको जवाब दिया, जिस समय सर आप पीएचडी कर चुके थे ना, उस समय हम ना मतलब ना आईएएस बन चुके थे, तो वो चुप हो गया। तो वही होता है, मिनिस्टर बन जाने के बाद चलो ठीक है, कोई मैटर तो नहीं है, लेकिन वही एक आईएएस जब उनके अधीन जब काम करता है और उसको जब मिनिस्टर जब मिलता है चौपट टाइप का, तो उसको जो तकलीफ होती होगी ना, वही पूछता होगा सब भाई हम कहाँ पे फंस गए, ठीक है। हाँ, हालांकि सेंट्रल में जो भी मिनिस्टर है, बीजेपी का मिनिस्टर, आप देखोगे 90% के आसपास दे आर वेल एजुकेटेड, बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मतलब काफी उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड से लेकर सब कुछ काफी अच्छा रहा। लेकिन वही जो गठबंधन की कोalition गवर्नमेंट बनती है तो कुछ ऐसे भी मिलते हैं, ठीक है। स्टेट के जो मिनिस्टर होते हैं उनके साथ तो भाई जो ब्यूरोक्रेट होता है उनको तो झेलना ही पड़ता है, ठीक है। आप लोग भी किसी अच्छे पद पे जाएंगे, कोई भी आएगा कुछ भी सुना के चला जाएगा, कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमेशा यहाँ पे देखोगे ब्यूरोक्रेट को हमेशा लॉ मेकर्स के अधीन ही रखा गया है। पीटर मुंडी की बिहार यात्रा कब हुई? 1632। 1632। चले इसमें पहले वैसे क्वेश्चन को ना क्या कीजिए, छांटिए, ठीक है। कांग्रेस का मंत्रिमंडल के त्याग कब हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे 1749 में। फॉर्मूला की स्थापना बिहार में 40 में। गोलघर का निर्माण की बात करें 1784 में। और पीटर मुंडी की बात करेंगे 1691 में, ठीक है, ठीक है। तो इसको आप मिला लीजिएगा, ठीक है। पीटर मुंडी 1632, गोलघर 1784, सर कांग्रेस मंत्रिमंडल, हाँ। सर गोलघर 1786 में हुआ था ना, 86 अरे में तो ना। निर्माण शुरू हो गया था ना 84 में, 84 में निर्माण शुरू हो गया था। बनने का समय कहाँ दिया है इसका, ठीक है। निर्माण कार्य शुरू, फरवरी ब्लॉक की स्थापना बिहार की शाखा 1740 में थी, वैसे फरवरी ब्लॉक की बात करेंगे तो 1939 में ही हो गई थी, ठीक है। पृथक बिहार राज्य प्रथम विभाजन, पृथक बिहार राज्य में प्रथम विधानसभा का चुनाव 1937 ईस्वी में हुआ, जिसमें विधानसभा के लिए 140 सीटें और विधान परिषद के 50 सीटें की व्यवस्था की गई थी। इस चुनाव में कांग्रेस ने 92 सीटों पर जीत दर्ज की, वहीं 30 सीटों में मुस्लिम लीग ने जीत दर्ज की। ये 0 होना चाहिए। 30 मुस्लिम को कब कर ली, 0 था ना। 0 था। तो दोनों का दोनों ही गलत है ना। दोनों। नहीं नहीं, ध्यान 92 रखिएगा। कांग्रेस सही है, बट हाँ वो ठीक है। नहीं, ऑप्शन दोनों गलत है, ठीक है। दोनों ऑप्शन गलत। पृथक बिहार, पृथक दोनों। बिहार राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव 1937 में हुआ। यहाँ पे 152 विधान परिषद का सीट था और 30
विधानसभा के लिए 152 और विधान परिषद के लिए 30 सीटें थी। ठीक है, राज्य में 152 में से 70 निर्वाचन क्षेत्र सामान्य नागरिकों के लिए थे, 15 अनुसूचित जाति के लिए थे, 7 में अनुसूचित जनजाति, 39 मुस्लिम के लिए थे, 4 महिलाओं के लिए थी, 2 एंग्लो इंडियन, 2 यूरोपियन, 13 विशिष्ट क्षेत्र थे वही वाले। ठीक है, चुनाव में 98 सीटों पे कांग्रेस ने दर्ज किया, 20 सीटों पर मुस्लिम लीग ने। ये कैसे देता मुझे समझ नहीं है, क्योंकि मैं ज्यादातर किताब में पढ़ा सिर्फ ये तो 98 सर ठीक है, वो ये जीरो 20 जो था वो सर लोकसभा में था। लोकसभा का चुनाव वहां पे क्यों सर होगा नहीं उस समय मतलब लोकसभा वो का क्या चुनाव? बोलते हैं सर संविधान सभा। तो संविधान सभा जब बनेगा तो उसमें तो मुस्लिम लीग तो थी ही नहीं, तो वो क्या करने आएगी? ठीक है, देखना नहीं पड़ेगा वो इसको, हमको उस समय का चुनाव हम का देखे कैटेगरी थे को कल, देखना इसको पड़ेगा। हम देखे थे, बट उसमें भी वही दिया था 92 सीट कांग्रेस को और 0 सीट मुस्लिम लीग को। बट एक बार या फिर हम देखते हैं 98 दे रहा है, और भी एक बार किताब फिर में से इसको देखते हैं। अच्छे से देख लिया, फिर 98। 98 की सही थी, सही है, ये मुस्लिम लीग का प्रॉब्लम। हाँ, ये सर 20 कल सीटें वाले उसको कैसे देना? हाँ, सर कल वाले क्वेश्चन में था कि मुस्लिम कोई मुस्लिम पार्टी बिहार में वो नहीं था, और मुस्लिम दोनों में अंतर है ना सर। कल वाले क्वेश्चन नहीं में क्या था कि बोले? किसी मुस्लिम पार्टी का एक भी नेता नहीं था, वो क्वेश्चन था कल वाले में। और आज मुस्लिम लीग का है, तो दोनों में क्वेश्चन हाँ, में तो अंतर है ना सर। मुस्लिम लीग के संबंध में बात हो रही है। मुस्लिम लीग को आई थिंक एक भी सीट नहीं मिला था, वो चेक कर लीजिए, 1937 का इलेक्शन खोल लीजिए, देखें। पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 17 फरवरी 2019 को किया गया। प्रथम चरण में दानापुर से खेमनीचक तक 17.93 किलोमीटर तक मेट्रो का निर्माण किया जाएगा। दूसरे चरण में 14.57 किलोमीटर का निर्माण किया जाएगा। मेट्रो कार्य में कुल हुए में भारत सरकार में बिहार सरकार के हुए 60-40 है। ये तो भाई सीधे गलत लग रहा है ना? गलत है, ठीक है। 2020 सही। बाकी तो इसमें और भी जगह से लोन मिल रहा है ना, कहाँ से मिल रहा है तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जापान बिहार सरकार, भारत सरकार 2020 60% कहाँ से आएगा तो सुलभ ऋण के रूप में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण जीका द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? जीका लोन दे रही है हमको 60%। ठीक है, भारत सरकार और बिहार सरकार 20-20%। ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी वो सारे के स्टेटमेंट ऊपर के सही है। ठीक है, पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास मोदी जी के द्वारा 17 फरवरी 2019 को किया गया। पहला चरण में 17.93 किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक? दानापुर से खेमनीचक। खेमनीचक किधर पड़ता है भाई? दूसरे चरण में शंकर 14.57 किलोमीटर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसको आपको ध्यान में रखना। अब आते हैं बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणाली में उनके विवरण से मिलान कीजिए। तो धारवाड़ कहाँ पे मिलेगा आपको? विंध्यन कहाँ पे मिलेगा? टरसरी कहाँ पे? धारवाड़ जो है ना, कर्नाटक के जिला के नाम पे है। कैमूर। जम्मू बूझ गया, सोल्यूशन आ गया मेरे तक आंसर। ठीक है, समझ गया। ठीक है, धारवाड़ देखिए दक्षिण पूर्व बिहार में, जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा, अबरक के निक्षेप वाला क्षेत्र में धारवाड़ पाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना। विंध्यन की बात करें दक्षिण पश्चिम बिहार, कैमूर एवं सोन नदी की घाटी रोहतास में। ठीक है, टर्सरी की बात करें बिहार के हिमालयी तराई क्षेत्र में, मुख्यतः पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, क्वाटिनरी की बात करेंगे तो गंगा के मैदान में क्वाटिनरी। ठीक है, गंगा का मैदान क्वाटिनरी है। टर्सरी की बात करेंगे बिहार के हिमालय क्षेत्र में, मुख्यतः पश्चिम चंपारण में, तराई वाला इलाका। विंध्यन की बात करेंगे तो कैमूर, सोन नदी घाटी, ध्यान में रखना है। ठीक है, धारवाड़ की बात करेंगे तो ये नवादा में अबरक के निक्षेप के आसपास, मुंगेर, जमुई, नवादा में आपको ये देखने को मिलता है। चलिए, बिहार में प्रथम साप्ताहिक पत्र बिहार बंधु था, जिसका प्रसारण पटना में 1874 से किया गया। ठीक है, साप्ताहिक था, वीकली आती थी। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र सर्वहितैषी था, जिसका प्रकाशन गुरु प्रसाद सिंह ने 1875 में किया। ठीक है, बिहार हेराल्ड होना चाहिए, सर्वहितैषी नहीं होना चाहिए। तो केवल पहला ही सही है, बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र नूरुल अनवार था, जिसका प्रसारण पटना मजरूल हक ने किया। ये तो सही है, राइटर का नाम गलत दिया हुआ है। क्या क्या सही होगा? तो बिहार का प्रथम हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र का नाम क्या था? द बिहार बंधु था। ठीक है, ध्यान में रखना है। इसका प्रसारण कहाँ से किया गया? पटना से 1874 में। ठीक है, बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड था, जो कि बोला गलत है। बाकी यहाँ पे लेखक का नाम सही दिया हुआ है, गुरु प्रसाद सेन थे, 1875 में। ध्यान में रखें, हिंदी 74 में, ठीक है, अंग्रेजी 75 में, बिहार हेराल्ड। और यहाँ पे क्या था? द बिहार बंधु। अब बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र की बात करेंगे तो ये तो आपका सही था, नूरुल अनवार तो सही है, लेकिन मजरूल हक नहीं होंगे, उनके जगह पे कौन हो जाएंगे? तो मोहम्मद हाशमी हो जाएंगे। ठीक है, तो 74, 75, 76 है। 74 में हिंदी, 75 में अंग्रेजी और 76 में
उर्दू, ठीक है। हिंदी में क्या होगा? तो द बिहार बंधु 7074 में, सॉरी 8074 में, ठीक है। 75 की बात करेंगे तो द बिहार हेराल्ड, उसके बाद करेंगे तो नूरुल अनवर। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, अब आते आगे देखेंगे 108 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बिहार का बनावरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के कुल राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8.64% है। 2019 के रिपोर्ट के अनुसार बनावरण में 57 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, जो कि लगभग 1.03% है। 2021 की रिपोर्ट इस श्रृंखला की, ठीक है, 17वीं रिपोर्ट है, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 से प्राप्त आंकड़े का प्रयोग किया गया। कल मैं आपको दे रहा हूं इडुटेरिया का इकोनॉमिक सर्वे, इडुटेरिया का बजट शॉर्ट में, इडुटेरिया का फॉरेस्ट रिपोर्ट दे रहा हूं, ठीक है। ये कल मैं आप लोग को दे दूंगा, ठीक है, हिंदी में दे दूंगा। इंग्लिश ऑलरेडी मैंने डाले थे। इंग्लिश मिला इडुटेरिया का आप लोग को? ठीक है, तो इंग्लिश में आज दे देता हूँ, हिंदी में आज रात में आप लोग को बना के दे दूंगा, ठीक है। तीनों आप लोग कर लेना, ठीक है। तब आते इसमें कौन कौन सा है, तो देखेंगे यहाँ पे कौन से कथन असत्य है, तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एडुटेरिया एक का और जो दो, बुक था वो वाला ठीक है सर। हाँ ठीक है, एक दो जो है सबको गलत है, ठीक है। क्यों गलत? भारत का वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों में भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी किया जाए तो कि देहरादून में प्रथम बार ये रिपोर्ट 1987 प्रकाशित किया था। 2021 में इस रिपोर्ट की श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है, जिसके लिए दूर संबंधी उपग्रह सैट 2 से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया गया। अब आते हैं बिहार के वन आवरण के संबंध में बात करेंगे, तो ध्यान में रखेंगे 8.84 दिया था ना, ये कितने हैं? 7.84 है, ठीक है। और 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। अब 2019 की तुलना में 75 किलोमीटर किया गया, यहाँ पे कितना 57 कर दिया गया, पलट दिया गया था, ठीक है, जो कि 1.03% है। तो वहां पे गलती था, 8.74 था, और यहाँ पे 57 की जगह पे क्या होगा? 75 होगा, ठीक है, गलत थी। बाकी ये 17वीं रिपोर्ट है, 2021 में आई है। सैट 2 के आंकड़े, सैट 2 उपग्रह से आंकड़े लिए गए हैं, ठीक है। कहां से आता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण से आता है, जो कि मतलब देहरादून में। मुंह दुख गया, पढ़िए इसका क्या होगा आंसर। इसको सेंदाई फ्रेमवर्क कहते हैं, ठीक है, सेंदाई फ्रेमवर्क के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। आपदा से संबंधित है। इसको सबसे पहले इस फ्रेमवर्क को बिहार ने अपनाया था। जापान के सेंदाई शहर में मार्च 2015 में आपदा जोखिम से कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त, करंट अफेयर्स क्यों आ गया भाई, ठीक है, तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कौन माइक बंद की साइस्ता माइक बंद कीजिए। इस सम्मेलन में आपदा जोखिम के कमी लाने के संबंधित 15 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए, ठीक है। बिहार सो रहा है क्या कोई? एक मिनट रुके, बंद कर लीजिए। किसका है ये आवाज? एनके रॉय। कौन है? ढूंढ के निकाला जाए। किसी का माइक तो खुला हुआ नहीं, आवाज कहां से आ रहा है? ठीक है, अभी बंद हो गया, ठीक है। तो सेंदाई फ्रेमवर्क मार्च 2015, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है, ठीक है। 15 लक्ष्य को अपनाया गया है। बिहार भारत का पहला राज्य, ये तो पूरी तरीके से सही है, बताना कौन कौन सही है, ठीक है। तो 1 और 3 की बात करेंगे, सही है, ठीक है, पहला वाला सही है। बाकी ये 15 लक्ष्य नहीं तो कितने लक्ष्य? लक्ष्य देख लीजिए, लक्ष्य में गलत दिया होगा। 7 प्रमुख लक्ष्य कितने हैं? तो सबसे पहले आपने पूछा जाएगा सेंदाई फ्रेमवर्क क्या है, ठीक। सेंदाई फ्रेमवर्क का समझ जापान से आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए इसको अपनाया गया है। इसमें 7 लक्ष्य है। बिहार भारत का पहला राज्य है जो कि इसको लागू किया है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में छपरा के पाइबा में हुआ था। इस स्वतंत्रता के पूर्व इन्हें स्वतंत्रता के पूर्व विद्रोही कवि के रूप में जाना जाता था। ध्यान रखेंगे, तो दूसरा तो सही है, पहला वाला गलत है। कहाँ पे हुआ दिनकर साहब का जन्म? कहाँ पे हुआ था? ठीक है, बेगूसराय के सिमरिया में। कहाँ पे हुआ था? बेगूसराय के सिमरिया में दिनकर साहब जी का जन्म हुआ। तो विद्रोही कवि बोलते हैं, ठीक है। और ये रामधारी सिंह दिनकर की बात करेंगे तो ये कौन जेल से भागने में मदद की? जयप्रकाश नारायण जी को। किस बार? हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण जी को, ठीक है,
जेल से नहीं, वो भागने में, रामवृक्ष बेनीपुरी थे। सॉरी रामवृक्ष। मिस्टेक सॉरी, वो रामवृक्ष बेनीपुरी ने मदद किया था, सॉरी दिनकर के साथ हमने मिक्स कर दिया, ठीक है। हजारीबाग जेल से भागने में मदद जो की थी रामवृक्ष बेनीपुरी थी, ठीक है। हाँ, इनको क्या बोलते थे, विद्रोह राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है, स्वतंत्रता के पश्चात, लेकिन उनसे पहले उनको विद्रोही कवि बोलते थे। कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार, ये हुंकार एक पत्रिका थी, ठीक है, ध्यान रखिए, पुस्तक नहीं। हुंकार पत्रिका किसकी थी, किसान आंदोलन से है, ठीक है। ये हुंकार पुस्तक है। हाँ ठीक है, तो अगर हुंकार न्यूज़पेपर पूछे तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, अगर पूछे हुंकार ये बुक का नाम पूछे, प्रमुख रचना की बात करेंगे, दिनकर साहब हो जाएंगे, ठीक है। स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत पहले हरित हाइड्रोजन, करंट अफेयर्स क्यों आ रहा है, कितने से करंट अफेयर्स था इसका, यहाँ से करंट शुरू हो गया 100 100 से करंट अफेयर्स है। 11 तो 110 से ही था सर, सॉरी 11। 111 एक से मिनट है देख, सर। ऊपर में लिखा होगा। हाँ 110 तक है, उसके बाद 30 क्वेश्चन की बात करेंगे ना। 30 क्वेश्चन जो है सो करंट के, 10 क्वेश्चन मैथ से, ठीक है। तो 110 क्वेश्चन आई थिंक हमने करवा दिए। हाँ चलो हो गया। 110 हो गया। हाँ हो गया। हाँ जी सर, हो गया। हाँ यहाँ पे 110 करवा दिए, ठीक है। बिहार स्पेशल हो गए थे। मैथ का क्वेश्चन देख लो, ऐसा ऐसा मैथ का क्वेश्चन दे दूंगा, आप लोग बना लेना। ये लॉग जो पूछा है ना, लॉग आएगा नहीं एग्जाम में, ठीक है। पहले से पूछता था, अब तो नहीं पूछेगा लॉग। अगर आएगा तो बनेगा नहीं, आप लोग से जिनका मैथ बैकग्राउंड होगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। 7th में आया था सर, कैंसिल हो गया था। हाँ